बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी आपके अच्छे गुजर रहे होंगे। आज के शो का हम आगाज़ करेंगे, कुछ खबरें भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, हमारे मेहमान भी होंगे और इसके साथ साथ सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो जाता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को और अपने आप को सारी रात इबादत में लगाए रखा करते थे। लिहाजा हमें भी चाहिए, हम ख़ुद भी और अपने घर वालों को भी आखिरी अशरे में इस बात की दावत दें कि देखना, ये मुबारक रातें हैं, इसका एक लम्हा भी ज़ाया ना करना। शायद ज़िंदगी में ये रातें बाद में नसीब होंगी या नहीं होंगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन रातों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। माह मुबारक के ताक रातें जो हैं, इसमें आप भरपूर इबादत कीजिए और अल्लाह ताला से तौबा कीजिए। वैसे भी ये अशरा चल रहा है जहन्नुम की आग से निजात का, तो अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब लोगों को जहन्नुम की आग से निजात अता फरमाए। आज के मौसम की सूरत हाल हमने जानी है, मौसम कैसा रहेगा, टुडेज़ वेदर शामिल करें। मायदा बाहर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। मायदा, बताइए मौसम आज कैसा है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहने वाला है? शहर के मौसम की बात करें तो आग बरसाता सूरज जो है वो सुबह के औकात में देखने में नज़र आ रहा है। शहर में इंतहा की गर्मी जो है वो महसूस की जाने लगी है। सुबह के औकात में जो है वो खासी गर्मी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत जो है सुबह के औकात में आज 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसी के साथ जो है मज़ीद दिन में गर्मी का एहसास जो है वो बढ़ता हुआ देखने में नज़र आएगा। आगे जो है वो मज़ीद गर्मी का एहसास इसी तरह से बढ़ता हुआ देखने में नज़र आएगा। लेकिन अभी जो है शहर में सूरज का पारा खासा हाई है, जिसके बायस शहरियों को दौरान सफ़र भी जो है खासी मुश्किलात का सामना है। क्योंकि रोज़े भी चल रहे हैं तो हमारे शहरियों को भी ये गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अभी तो फ़िलहाल 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ आज जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा 12 बजे के औकात में। बारिशों की अगर बात करें तो बारिशें होना ज़रूरी है, लेकिन अभी 24 घंटे में जो है वो बारिशों के अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए और आइंदा जो हफ्ते में भी है वो बारिशों के अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए। रमज़ानुल मुबारक चल रहा है तो हमारे शहरियों के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं, क्योंकि गर्मी से बचना है तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो छतरी का इस्तेमाल और ग्लासेस का इस्तेमाल धूप से बचने के लिए। मायदा, थैंक यू सो मच, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बता दी है। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। पहली खबर है करप्शन का एक और स्कैंडल, टैबलेट खरीदारी में करोड़ों का घपला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मामला लटक गया। सरकारी मुलाजमीन को इस बार 10% इजाफे के मुताबिक तनख्वाह नहीं मिलेगी। हमजाद शहबाज हल्फ केस, चीफ जस्टिस आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और इसके बाद ठेकेदार गायब, कच्चा जेल रोड दातागंज बख्श बाजार का तामीराती मंसूबा लटक गया। ये थी आज की टॉप स्टोरीज। खबरों को डिस्कस करेंगे, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स रिजवान नकवी और अली साई साहब मौजूद हैं। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा ठीक, अब हम हर रोज़ आपसे कुछ दिन पहले कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी वो शेयर कर रहे थे। अब इंकशाफात होना शुरू हो जाएंगे जिनमें आज करप्शन का एक स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया है। मामला क्या है, कुछ डिटेल में पहले आपको बता दूँ। असातिज़ा के लिए गैर मुल्की कंपनी से 20,000 टैबलेट खरीदे गए। रसीद में कीमत 35,000, लेकिन सरकारी कागजों में 13,900 रुपये रेट जाहिर किया गया। रिजवान साहब, आपसे आगाज़ करें। देखें, ख़बर के मुताबिक जो है ये मजमूई तौर पे 20,000 टैबलेट्स हैं जो कि असातिज़ा के लिए ख़रीदे गए।
ये 35,000 रुपये मालियत वाला जो टैबलेट था वो 48,000 रुपये में ख़रीदा गया और महंगे दामों जो है वो ख़रीद के सरकारी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। खबर के मुताबिक आप देखें, जब पीटीआई की रजीम आई थी 2018 में, जब पीटीआई ने यहाँ पे पंजाब में इक़्तिदार संभाला, तब ये लग रहा था कि शायद चेंज आ गया और जहाँ जहाँ फंड्स इन्वॉल्व थे, जहाँ जहाँ पैसा इन्वॉल्व था, वो सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए और लोगों ने फ़ंड्स के जो बिल थे उन पे साइन करना छोड़ दिए थे। उसके बाद जब 6-8 माह का दौरानिया गुजरा तो लोगों को, ब्यूरोक्रेसी को ये बावर हुआ कि पीटीआई सरकार को सिर्फ़ और सिर्फ एंटी अपोजिशन के अलावा कोई इनकी एनेक से नज़र नहीं आता। तो लोगों ने उसके बाद जो है नीचे अपनी उस बैनर तले अपनी नीचे दुकानें खोल ली और ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से वारदात करती है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब परचेज़ की जाती है, प्रोक्योरमेंट की जाती है इदारों के लिए, उसमें ये शुरू से चल रहा है कि जी उसमें परसेंटेज ली जाती है, दिहाड़ियाँ लगाई जाती हैं कंपनियों को नवाजने के लिए, उन्हें खिलाफ ज़ाब्ता और फिर मार्केट रेट से कहीं ज़्यादा रेट्स पे जो है उनसे ख़रीदारी कर ली जाती है। और जो पैसा इजाफी होता है उसमें जो मुतलका अफसरान जिनके सिग्नेचर उस पर होते हैं, जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके घरों में वो फंड्स जो हैं वो चले जाते हैं। वो आवाम का टैक्स का पैसा होता है, आपकी जेबों से, हमारी जेबों से निकलवाया जाता है। जो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे शाहिदुर रहमान, उन्होंने तबादला करवा लिया। जैसे ये पॉलिटिकल सिनेरियो बना, उसके बाद वो यहाँ से तबादला करके चलते बने। अब जो नए उनके जगह पे साहब आए हैं वो आएंगे और वो भुगतेंगे सारे मामले को। लेकिन ये जो सरकारी एक्सचेकर जहाँ पे इन्वॉल्व है, इसके ऊपर सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए और सख्त से सख्त इस पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ऐसे लोग, चूँकि ये आवाम का पैसा होता है, आवाम का पैसा होता है, लेकिन आवाम के पैसे को तो और भी बहुत जगहों पर जो है वो वेस्ट किया गया। लेकिन ये तो चीज़ मामला जो है अब जाहिर हो गया। साहिद साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया ना। देखें, जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो इस तरह के स्कैंडल सामने आते हैं, और पिछली गवर्नमेंट ने भी, उनका तो ये नारा था कि करप्शन को ख़त्म करना है, लेकिन अब उनका जब दौर ख़त्म हुआ है तो ये बड़ा स्कैंडल है। इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि जब भी कोई सरकारी प्रोक्योरमेंट होती है तो उसमें इस तरह की चीज़ें बहुत सारी सामने आती हैं, लेकिन मसला ये है कि इस पर सज़ाएँ बिल्कुल नहीं होती। कई साल एंटी करप्शन में केस चलते हैं, बातें सिर्फ इंकशाफात तक रह जाती हैं और मामला गोल हो जाता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। और इसी तरह इसमें हुआ है कि एक टैबलेट के पीछे 13,000 रुपया इजाफी दिया गया है। आप जितनी मर्जी प्रोक्योरमेंट्स हैं किसी भी अदारे की, वो देख लें, जो आप प्राइवेट वो चीज़ें ख़रीदेंगे तो और वही चीज़ें जो सरकारी रेट पे ख़रीदी गई हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होगा। और उसको कभी किसी ने एनालाइज़ नहीं किया, चूँकि तमाम सरकारी मशीनरी एक ही होती है, तमाम ब्यूरोक्रेट जो हैं वो सीटें से चेंज होती हैं, कोई ना कोई डीएमजी का बंदा आ गया, कोई किसी का सर्विस का बंदा आ गया, लेकिन वो एक ही, चूँकि सर्विस के लोग होते हैं तो वो एक दूसरे की चीज़ों को प्रोमिनेंट नहीं करते, उस तरह हाईलाइट नहीं करते। तब चीज़ें हाईलाइट होती हैं जब बहुत बड़ा स्कैंडल बनता है। तो ये स्कैंडल भी बहुत बड़ा है कि 20,000 टैबलेट ख़रीदा गया और उसमें 13,000 रुपये का फ़र्क है, तो करोड़ों रुपए की रकम बनती है। अब देखना ये है कि एंटी करप्शन में अली रामी ने दिया है कि ये एंटी करप्शन में केस जाएगा। क्या पिछली एंटी करप्शन की तरह ये मौजूदा एंटी करप्शन भी काम करेगी कि बहुत सारे केसेस बनाए गए साबका दौर में, बहुत सारे लोगों को मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उनकी तज़हीक की गई, उनकी इज़्ज़त को ख़राब किया गया, लेकिन उसके बाद मामला क्या निकला कि उस पर कोई डिसीजन नहीं आया, कोई सज़ा नहीं हुई, कोई उसका आउटपुट नहीं है। तो इसमें भी अगर वही तरीक़ाकार अपनाया गया तो फिर ये भी साबिक़ गवर्नमेंट की तरह ही काम कर रही है मौजूदा गवर्नमेंट। इससे भी हमें उसी तरह के तवक्कुआत रखनी चाहिए। लेकिन अगर ये मामला मेरिट पे होगा, किसी को सज़ा होगी, तो हो सकता है आइंदा इस तरह की होनी चाहिए ताकि ये वाक़यात जो हैं वो रुक सकें। असल में क्या है, ये आपने टैबलेट ख़रीदे क्यों? कि आपने जी असातिज़ा को दौरे जदीद के तकाज़े सिखाने हैं, स्टूडेंट्स को आपने बड़े अच्छे तरीके से क्लासरूम फराहम करना है, लेकिन उसी आवाम का पैसा खाकर अगर आप लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या है? और अब आप यकीन माने उन टैबलेट्स का हाल भी रिजवान साहब अगर देखेंगे तो ख़राब हो चुके होंगे मुतादिद, और ना तो उनका इस्तेमाल हो रहा होगा। यानी जो चीज़ खरीदी वो भी बेकार गई, आवाम का पैसा भी इन लोगों ने ज़ाया किया। पूछने वाला कौन है इनको? पूछने वाला देखें, खबर के मुताबिक ये मामला भेजा जाएगा एंटी करप्शन। सही साहब ने जिस तरह बात की, एंटी करप्शन में जो डायरेक्टर जनरल की असामी है उस पर या तो कोई रिटायर्ड अफसर को लगाया जाता है जिसका
तजुर्बा हो कोई एहतसाब के इदारों में काम करने का, या फिर सियासी, जिस तरह शाही साहब बात कर रहे हैं, PMS के ऑफिसर लगते हैं यहाँ पे, DMG के या PSP साहिबान माजी में लगते रहे, या रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स लगते रहे, या जुडिशरी से लोग आते थे। तो होता ये है कि जब PMS या PSP या DMG के लोग आके लगते हैं तो ये फ़र्ज़ करें कि ये इंक्वायरी है, इसमें अगर कुछ बड़े अफसरों के नाम आते हैं कि जी ये लोग थे, इनके सिग्नेचर से ये टेंडर दिया गया था और इन लोगों ने खिलाफ ज़ाब्ता ज़ायद नरखों पे इस कंपनी को ठेका दिया और हर टैबलेट के अंदर जो है वो 13,000 रुपये इजाफी दिए गए, करोड़ों रुपया जो है वो कमा लिया गया। तो अगर तो उनका कोई ना कोई बैचमेट आके यहाँ पे एंटी करप्शन में उसके पास इंक्वायरी लगेगी, किसी कोर्समेट के पास, किसी ताल्लुकदार के पास, तो क्या इंसाफ करेंगे वो? बिल्कुल ऐसे ऐसा माजी में इंटरप्ट करता हूँ। होता ये है कि बहुत सारे रंगबाज अफसर जो होते हैं ना, वो पहले इसकी बड़ी हाइप क्रिएट करते हैं, फिर कहते हैं जी एंटी करप्शन ने अरेस्ट कर लिया, उसके बाद कोई हफ्ते डेढ़ बाद उसकी बेल आउट हो जाती है, चूँकि केस इतना स्ट्रांग नहीं होता, चीज़ें उस तरह इन्वेस्टिगेशन उस तरह प्रॉपर की नहीं जाती, सिर्फ बातें की जाती हैं और अपनी कारकर्दगी शो की जाती है गवर्नमेंट के सामने कि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। अगर इस चीज़ों को छोड़ दिया जाए और एक्चुअल चीज़ें सामने लाई जाएं और सजाएं दिलवाई जाएं तो हो सकता है इस तरह के मामला सामने ना आए। एग्जैक्टली फिर हमें वाकयात ये डिस्कस ही ना करने पड़े कि इस तरह से करप्शन हो रही है और आवाम का पैसा इस तरह से लूटा जा रहा है, बड़े बड़े दावे करके, मेरिट की बातें करके, रियासत मदीना की बातें करके, इंसाफ की बातें करके, एक के बाद एक स्कैंडल जो है वो सामने आ रहा है जी करप्शन के हवाले से। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, उसके बाद अगली खबर पे आएंगे हमारे साथ लेंगे। और अब बात कर लेते हैं उन सरकारी मुलाजमीन को जिनकी खुशखबरी दी गई और अब जी तनख्वाहों में इजाफे का मामला जो है वो फिलहाल तो लटक गया है। सरकारी मुलाजमीन को इस बार 10% इजाफे के मुताबिक तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। क्यों रिजवान साहब? मनाई देखें, ये वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की तरफ से ओथ लेने से पहले ऐलान कर दिया गया, जल्दबाजी की। अभी उन्होंने ओथ नहीं लिया था वजारत उज़्मा का और जल्दी में जो है वो ऐलान कर दिया गया। उसके बाद जो है वो उन्हें बाद में इनपुट दिया गया कि अभी ख़जाने के हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि 10% तनख्वाहें जो हैं उनमें इजाफा किया जाए। पंजाब में तो चलें, अभी वो एक सियासी जो है वो फ़िज़ा ऐसी बनी हुई है कि हलफ की वजह से हलफ पेंडिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे तो अभी ये फ़ैसला जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। पंजाब के अंदर चूँकि ये तनख्वाहों को बढ़ाने का जो मामला है ये काबीना में जाएगा और अभी पंजाब के अंदर कोई काबीना मौजूद नहीं है। निगरान वज़ीर आला के तौर पे उस्मान बुज़दार साहब भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बड़े खुश थे और उनके अंदर एकदम से जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई जैसे ये ऐलान किया गया। लेकिन ये महज ऐसे ही लगता है कि एक सियासी ऐलान था, जिस तरह स्लोगन किए जाते हैं करप्शन के खिलाफ। लेकिन अब वो बेचारे तो आस उम्मीद लिए बैठे थे ना कि ईद से पहले जो तनख्वाहें मिलेंगी 10% इजाफे के साथ मिलेंगी। जी अली साहब। ना बिल्कुल, जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो जिस तरह एक टेम्पो बना हुआ था वो कुछ अट्रैक्शन पैदा करने के लिए कुछ सियासी गवर्नमेंट चेंज हुई तो साबिक गवर्नमेंट की जानब से जो बयानिया बनाया गया था तो उस वक्त नून लीग जो थी वो बड़ी उस वक्त थी डिप्रेस कि किस तरह इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो मियाँ साहब ने जब फौरी तौर पे ये अनाउंसमेंट की तो सरकारी मुलाजमीन बहुत खुश थे, लोग बहुत खुश थे कि वज़ीर आज़म ने आते ही एक बड़ा रिलीफ दिया है। लेकिन उसके बाद जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, अभी तक तो किसी में कोई 10% जो इजाफा है वो नहीं दिया जा सका, बल्कि पंजाब में तो 25% था जो साबिक गवर्नमेंट की जानब से दिया जाना था, वो भी अभी तक ऐड ऑन नहीं हुआ, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो साबिक गवर्नमेंट से बड़े मायूस हैं। और ये जो अनाउंसमेंट हुई थी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लोगों को ये था कि ईद से पहले उनको ये पैसे मिल जाएंगे तो उनकी ईदी अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन ये भी सियासी स्टंट ही साबित हो रहा है। वक्ती तौर पे तो लोगों को उन्होंने सेटिस्फाइड कर लिया और एक बड़ा ऐलान करके कि सरकारी मुलाजमीन को और जो पेंशनर हैं उनका 10% इंक्रीज़ किया जा रहा है, लेकिन चीज़ें उस तरह नहीं हुई। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या थी शायद उन्होंने देखा नहीं। हालांकि नून लीग जब आती है तो वो पूरा वर्क करके आती है। अब चूँकि बड़ी हसल बसल में आई है और पूरा अचार है तो चीज़ें उस तरह वर्किंग नहीं, उस तरह वर्किंग प्राइम मिनिस्टर साहब बन के आए शहबाज शरीफ साहब, उस तरह की वर्किंग नहीं है। और इस्लामाबाद में जो बातें हो रही हैं, वो जो इस्लामाबाद के लोग बातें कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी ये पंजाब की तर्ज पे ही चल रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि वो वज़ीर आज़म है, वो भी वज़ीर आला पंजाब यानी ख़ाद में आला के तौर पर काम कर रहे हैं और वज़ीर आज़म के तौर पर काम नहीं कर रहे। तो हो सकता है कि चीज़ें इसी तरह स्ट्रीमलाइन हो जाएँ जिस तरह
शहबाज शरीफ की तबीयत में इस तरह है कि हर चीज़ को फ़ौरन कर लिया बिल्कुल फौरी तौर पर हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल लिखा है जी मुलाजमीन जो हैं वो मायूसी का शिकार हैं, तो वो ये मायूसी फ़िलहाल इस तरह ही रहेगी जब तक ख़जाने में पैसे नहीं होंगे। पैसे बढ़ाने कहाँ से हैं, ये एक सवालिया निशान है। वो सरकारी मुलाजमीन जो कि ये आस लगाए बैठे थे कि ईद से पहले पहले कम से कम उनकी तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा, बस अब थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, देखें कि ये ऐलान है या वाकई इस पर इम्प्लीमेंट भी होगा। इसके साथ साथ जो आटे और चीनी की कीमत में इजाफा हो, उससे भी लोग बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। हम हर रोज़ रमज़ान बाजार से जब लाइव करते हैं तो लोग एक्चुअली शिकायतें लगा रहे होते हैं। आप कुछ बात कर लेते हैं हमजा शहबाज हल्फ बर्दारी केस के हवाले से। चीफ जस्टिस आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, मामले को क्या जानबूझ कर लटकाया जा रहा है? बिल्कुल, पीटीआई और उसके इत्तेहादी चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो, और इन्हें जो है चूँकि इलेक्शन से पहले जो रूल कर रहा होता है, इंतज़ामी मशीनरी सारी उसके हाथ में होती है। वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके, वो लोगों को अप्लाइज करके, पटवार खाने से, थानों से रिलीफ दिलवा के, या अपने मुखालिफिन को सियासी अनाद का इंतकाम का निशाना बना के कमज़ोर करता है, और अपने जो उसके हमायती होते हैं, हामी होते हैं, वोटर सपोर्टर होते हैं, उनके हक़ में थाने कचहरी को यूज़ करता है और पटवार खानों को इस्तेमाल करता है। लोगों के काम होते हैं तो वो वोट डाल देते हैं। हाँ, तो ये इनका यही है कि जी इसको जितना लिंगर ऑन किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है, डिले किया जाए, ताकि ये ओथ ना ले सकें और एक सियासी बहरान पैदा हो। उसके बाद जो है वो कहीं से आवाज़ आए कि जी अर्ली इलेक्शन कराएं आप। और अभी चूँकि ये एक इत्तेहाद जो है पॉलिटिकल पार्टियों का, ये भी अननेचुरल है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। जैसे ही इन सारे लोगों ने इलेक्शन इन्हें नज़र आएगा, इलेक्शन जो है अपने करीब जाके असल में आपको वफादारियाँ जो है वो पता चलेगी किसकी किसके साथ हैं। अपने अपने स्लोगन पे इन्होंने इलेक्शन लड़ना है एक दूसरे की मुखालफत में। साबिक़ गवर्नमेंट ने काम तो शायद उस तरह किए कोई नहीं कि आवाम को इस तरह अट्रैक्ट कर लें। अब ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हमजा शहबाज तहरीक अदम एतमाद के बाद कामयाब हुए हैं, वो ओथ ना लें, ओथ नहीं लेंगे तो मामला जो है वो लिंगरन होते जाएंगे। अब ये भी तो देखें ना कि कितने सीएम ना होने की वजह से इतना बड़ा सूबा है, कबीना ना होने की वजह से, सीएम ना होने की वजह से कोई आपका डिपार्टमेंट चल नहीं रहा। और यकीन करें कि सारा दिन हम डिपार्टमेंट्स में घूमते हैं, कहीं पे भी कोई बंदा आपको काम करता नहीं नज़र आता। उसकी वजह यह है कि हर बंदा वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट आएगी, उसकी क्या पॉलिसी होगी, किस तरह वर्किंग करना होगी, किस तरह नए प्रोजेक्ट्स को लेके चलना होगा। चूँकि हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी है, तो ये तो बड़ा और इस दौरान जितने मामलात ख़राब हो रहे हैं उसका जिम्मेदार ना जाने कौन है। अगर इस मामले को आज खैर अदालत में समाअत होगी और जितने फरीकैन हैं सबसे जो है वो बातचीत की जाएगी, तो ये तो मुझे लगता है भी मामला 3-4 दिन ले जाएगा। हाँ जी, देखें ये जितना लिंगरान होगा ये प्रोविंस की आवाम के लिए जो है फ़ायदा मंद नहीं है। लोगों के काम नहीं हो रहे, लोग दूर दराज इलाकों से, पंजाब के आखिरी कोनों से उठते हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, एंटी करप्शन के, पुलिस के जो मामलात हैं उनके लिए रिलीफ लेने के लिए, चूँकि उन्हें अपने अजला में जिन लोगों को रिलीफ नहीं मिलता वो हेडक्वार्टर्स की तरफ रुख करते हैं, सेक्रेटेरिएट आते हैं सेक्रेटरी साहिबान को मिलने के लिए। तो आगे से छुट्टी का माहौल चल रहा है, चूँकि ऊपर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, वज़रा नहीं है, फिर उनको हर बंदे हर अफसर को ये है कि उसका ट्रांसफ़र होनी है, चूँकि नई गवर्नमेंट आनी है, नए अफसरान आने हैं, हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है। तो ज़्यादातर लोग तो यही वेट कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट चेंज होगी, कब नए सीएम साहब ओथ लेंगे, कब पंजाब में बहुत बड़ा रेला आएगा, ब्यूरोक्रेसी चेंज होगी, पुलिस में बड़े बड़े अफसरान चेंज होंगे, सूबा बदलियाँ होंगी। उसके बाद जो नया सेटअप आएगा उसने काम करना है। मौजूदा सेटअप जो है ये वेट कर रहा है सीएम की ओथ टेकिंग का और उसके बाद अपने तबादलों का। चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो साबका गवर्नमेंट की आशीर्वाद से आए हैं, उसके लिए वो पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि इन्होंने अपने आप को टैग कर लिया है कि कोई नून लीग का है, कोई पीटीआई का है, कोई पीपल्स पार्टी का है। तो अब जो पीटीआई के लोग हैं वो निकल जाएंगे, अब जो नून लीग की ब्यूरोक्रेसी है और वो ये हर दौर में होता है। जब कभी भी हम देखते हैं कि जी हुकूमतें तब्दील होती हैं तो ये चीज़ें साथ ही साथ नज़र भी आती हैं। ब्रेक लेनी है, हमने एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद शो में दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही। खुशामदीद कहेंगे जी। उस्मान बुज़दार फिर मुतहरिक रमज़ान पैकेज और तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर इजलास हुआ है। अब जाते जाते ये जो इजलास हो रहे हैं और पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा रहा है, आई डोंट नो कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है, क्या करने की कोशिश की जा रही है। रिजवान साहब। बिल्कुल, ये उस्मान बुज़दार साहब हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब। उन्होंने कल मीटिंग की है जिसमें आईजी पंजाब भी थे और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी थे, और तस्वीर में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं कामरान अफजल साहब, वो वज़ीर आला साहब की जानिब बड़ी हैरत से देख रहे हैं
कि ये जाते जाते मुतहरिक हो गए हैं। 3 साल तो ये मुतहरिक नहीं हुए, लेकिन अब उन्हें मुतहरिक होने का ख्याल आ गया, क्योंकि ये जाती हुई बहार के मज़े ले रहे हैं कि जी अब 3 सालों के अंदर आपने देखा कि लाहौर जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है, जहाँ पे उनका तख्त था इक़्तिदार में, जहाँ पे वो बैठते थे, यहाँ से बैठ के पूरा सूबा देखते थे। इसके अंदर सफाई के आपने हालात देखे कि हर गली मोहल्ले के अंदर जो है कूड़ा करकट, सीएम साहब थे भी तब भी यही कुछ ही था, सफाई के तब बैलेंस बुरे हालात। लेकिन शायद एक बात अब उन्होंने जाते जाते क्या अशियाए ख़ोर-ओ-नोश की कीमतों पे चेक रखें। 3 सालों के अंदर आपको मार्केट के अंदर खा वो परचून फरोश हैं, खा वो सब्जी फरोश हैं, फल फरोश हैं, हर किसी का अपना रेट था। बिल्कुल। और एक बात भी शायद ये है कि बुज़दार साहब जो थे वो बड़ा मेन मोहरा हैं वो गवर्नमेंट चेंज होने का, तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसकी बहुत बड़ा डिस्क्रेडिट जो वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाता है कि जी उस्मान बुज़दार साहब की जो सिलेक्शन थी बतौर वज़ीर आला पंजाब, उन्हें यहाँ उनको चेंज नहीं किया गया। लेकिन एक चीज़ है, ये है कोई अल्लाह वाले लोग, सारी गवर्नमेंट चेंज हो गई है, सारी मशीनरी चेंज हो गई है, ये अभी वज़ीर आला है। हाँ, ये उधर ये उनकी है बड़ा क्रेडिट के। अब सीएम का मामला जो लटकता चला जा रहा है, हमजा शहबाज की भी हलफबरदारी नहीं तब तक होगी, फिर आपके पास तो ऑप्शन कोई नहीं है, फिर तो आप अच्छा यहाँ पे मामला दुरुस्त करने का कहा जा रहा है, रमज़ान पैकेज और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया है, तो दूसरी तरफ ये भी खबर है कि सस्ते बाजारों में गैर मेयारी अशिया की किल्लत है, तो कौन से मामला दुरुस्त किए जा रहे हैं रिजवान साहब? देखें, कई आइटम्स हैं जो कि रमज़ान बाज़ारों के अंदर अवेलेबल नहीं है, और फिर मार्केट रेट और रमज़ान बाज़ार के जो रेट्स हैं उसमें कुछ खास डिफरेंस भी नज़र नहीं आता। आपकी बेसिक 2-3 चीज़ों पे सब्सिडी है, बाकी ऑलमोस्ट ये शहरी भी शिकायतें करते हैं कि सेम प्राइस है। सेम प्राइस है, उसके साथ साथ चीज़ों की क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ की हुई है कि जो आम गली मोहल्लों के अंदर यूनिट्स लगे होते हैं, जो गली मोहल्लों में मिलावट करके बेसन बना रहे हैं या बाकी चीज़ें बना रहे हैं या शरबत बना रहे हैं, उन लोगों ने वहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं रमज़ान बाज़ारों में। उनका फूड आइटम्स का जो मयार है, क्वालिटी है, उसको चेक करने के लिए ना तो फूड अथॉरिटी की जानिब से इक़दाम किए जाते हैं, ना ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम नज़र आते हैं, बल्कि ये जितने भी लोग स्टॉल होल्डर्स हैं वहाँ पे आप जाके देखें तो हर चीज़ की क्वालिटी जो है वो मार्केट की निस्बत जो है वो कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी पे चीज़ें वहाँ पे अच्छा, कैटेगरीज भी बना के रखी हुई हैं। साहिब साहब आपने विजिट किया होगा रमज़ान? बिल्कुल, ये रहमतों का महीना है और इसकी निस्बत से ये रमज़ान बाज़ार लगाए जाते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी जाके देखें और ओपन मार्केट को जाके देखें तो बड़ा डिफरेंस है। कोई 10-15 रुपये इजाफी दे के बंदा अच्छी चीज़ खरीद ले, बजाय इस बात के इंतज़ामिया किस जो है मर्ज़ की दुआ है आपकी इंतज़ामिया। अभी आपने ये डिस्कस किए हैं स्कैंडल्स, अभी ये चीज़ें इंतज़ामिया तो अपने बड़े बॉसेस को खुश करने के लिए, सियासी जो इनके बॉसेस हैं उनको खुश करने के लिए, और एक जो डेली एक नमूदो नुमाइश है उसके लिए कि विज़िट कर लिया, टीवी पे आ गए, सोशल मीडिया पे आ गए, यही चीज़ें चल रही हैं। अगर स्टैंडर्ड चेक किया जाए, बाकी मुल्कों में कहते हैं कि उनके जो इस तरह के त्यौहार आते हैं तो वो बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं और वो चीज़ें बड़ी सस्ती होती हैं, बड़ी मयारी होती हैं, लेकिन हमारे पास जब भी इस तरह के कोई रमज़ान और सस्ती होती है, ये नहीं है कि जी आपने जो चीज़ 1000 वाली है उसका रेट पहले 2000 कर दिया, उसके बाद कहा जिस पे 50%। आप फ्रूट ले लें, यहाँ पे ट्रेंड ही ये चलता है, फ्रूट ले लें रमज़ान बाज़ार से, आप वहाँ से कोई चीनी ले लें, वहाँ से कोई घी ले लें, उस सब चीज़ों का मयार उस तरह नहीं होता जिस तरह ओपन मार्केट में चीज़ें आपको मिलती हैं। तो 5-10 रुपये बंदा इजाफी दे ले और फिर अच्छी और दूसरा फिर क्यों कोई शहरी अपने घर के करीबी बाजार में ना जाए, दूर दराज से ऑल द वे पैदल चल के या फिर अपना पेट्रोल खर्च करके रमज़ान बाजार में जाए, तो वहाँ पे उसको पता चले। चीनी लेने के लिए आप क्यों में लगे हुए हैं, आप ID कार्ड देते हैं, पूरा अपने डाटा देना है, ये किलो फिर आप 10 रुपये ज़्यादा भी देना जो है ना किसी को मसला नहीं नज़र आता। रमज़ान बाजार में जाके आपने 2 घंटे वहाँ पे लगाने हैं और आधा किलो या किलो चीनी के पैकेट के लिए आपको इंतज़ार भी इतना करना पड़ेगा, तो पैसे कितने बच जाएंगे, 10 रुपये 20 रुपये। तो इससे बेहतर फिर लोग प्रेफर ये कर रहे हैं कि जी अपने करीबी बाजार में जाएं और वहाँ से ख़रीदारी कर लें। अगली खबर हमारे पास क्या है जी, अगली खबर की तरफ जाएंगे। इससे रिलेटेड ही है, जहाँ पे हमने कहा उस्मान बुज़दार साहब मुतहरिक हैं, लेकिन वो मनसूबे जो शहर में चल रहे थे उनका पुरसाने हाल कौल है जी। कच्चा जेल रोड दातागंज बख्श बाजार का तामीराती मनसूबा लट गया। साहिब साहब, हाँ, जब भी गवर्नमेंट जाएगी, अगर आप बर वक्त ठेकेदार को फंड नहीं देंगे तो ठेकेदार काम नहीं करेगा। शहबाज शरीफ किस लिए, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब तो मुतहरिक हैं, इजलास है ना, वो तो अब मुतहरक हुए ना, जब उनके पास है कुछ नहीं, ना कबीना है, ना उनके पास कोई इख्तियारात हैं, ये तो वेट कर रहे हैं कब वो टेकिंग होगी और उसके बाद ये चले जाएंगे। बल्कि सामान कहते हैं इनका शिफ्ट हो चुका है, ये अकेले ही वहाँ पे बादशाह हैं और ना इनका कोई स्टाफ है वहाँ पे, ना कोई बाकी मामलात हैं।
तो जब भी गवर्नमेंट जाती है तो फिर ठेकेदारान तो इसी तरह करते हैं, चूँकि उनकी पेमेंट्स रुकी होती हैं, पहले उनको डर होता है कि अगले कॉन्ट्रैक्ट आएंगे वो उनको मिलेंगे, तो वो इस तरह चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। फिर वो आपको पता है जिस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं तो वो इन चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। लेकिन रिजवान साहब सवाल ये है कि ये मंसूबे होते हैं आवाम की सहूलत के लिए। अभी फ़िलहाल जिस तरह मंसूबों को बीच रास्ते में छोड़ दिया गया, आने जाने वाले लोग भी परेशान, हादसात भी होते हैं, कौन जिम्मेदार है इनका? आप देखिए, ये सिर्फ कच्चा जेल रोड की बात नहीं है। आप लाहौर अभी आमिर भाई कल खाड़क नाले के करीब जो है पॉइंट जहाँ पे काम हो रहा था, आपके हमसाये में टाउनशिप का इलाका है, यहाँ पे जो गलियाँ मोहल्ले खुदाई की गई है वो वैसे के वैसे पड़े हैं और अब से नहीं है, 6-8 महीने से ये प्रोसेस चल रहा है। ये जो यहाँ पे कमिश्नर लाहौर के अंडर एक स्कूल चलता है, डिविजनल पब्लिक स्कूल, ये इस स्कूल के गिरदोनवा के अंदर खुदाई हुई है। पेरेंट्स रोज़ाना हज़ारों की तादाद में बच्चे आते जाते हैं, वहाँ पे गड़े पड़े हुए हैं। और पिछले 7-8 महीने से वहाँ गिर जाए तो कौन इसका जिम्मेदार है? फिर हम बड़ा जी बावेला मचाते हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए कुछ नहीं करते हैं। ना सिर्फ ये जगह जहाँ पे तामीराती काम हो रहे हैं, शहर में बहुत सारी जगहों पे। और फिर रमज़ान का महीना है, आपको ठेकेदार भी वैसे एक मैं बात बताऊँ अपनी राइट पर हैं, वो भी काम छोड़ के उनको जब पैसे नहीं मिलेंगे, फंड्स ही नहीं मिलेंगे, रिलीज़ ही होंगे, तो कहाँ से वो काम करें? देखें, फंड्स के मामला भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ मौजूदा जो एक्स गवर्नमेंट थी इनका तजुर्बा भी नहीं था तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने का। अब ऐसे तो ना कह रिजवान साहब, ये अंडरपास बने, आप वहाँ से गुजर के भी आते हैं तो आप कह रहे हैं ना, ये देखने एक सबसे बड़ी मिसाल है इन्होंने बनाया और बड़ा जो इन्होंने टारगेट दिया हुआ था डेडलाइन से कई बार ऊपर जाके फिर जाके इन्होंने बनाया। लेकिन किया इन्होंने ये कि जिन लोगों का एक्सपोजर था, जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और सिटिंग वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के साथ जो लोग तरक्याती मंसूबों पे काम करने की महारत रखते थे, उन लोगों ने डिलीवर किया। यहाँ पे उन्होंने जो डेडलाइंस थी उनको मीट किया और टाइम फ्रेम के अंदर जो है प्रोजेक्ट्स बना के दे दिए। उन लोगों को इन्होंने ज़ेरे अताब ले आए, उनके ख़िलाफ़ केसेस बना दिए, उनको पोस्टिंग्स नहीं दी गई। सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि ये नून लीग के लोग हैं जी, इनके ऊपर छाप है कि जी ये नून लीग के लोग हैं। उनको काफ़ी अरसा तक इन्होंने डंप रखा, बाज़ के ख़िलाफ़ नैब की केसेस बनाए, जेलों में भेजा, तो नए लोगों को लेके आए कि जी आए आप काम करें। अब हुआ ये कि जो उससे पिछले 10 साल थे उनमें जो मियाँ शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौरान जो लोग काम नहीं करने वाले थे, जो खुले लाइन रहे, जिन्हें इस तरह की पोस्टिंग्स नहीं दी गई और तरक्याती मंसूबों के प्रोजेक्ट्स पे नहीं लगाया गया, उन लोगों का जाहिर है जिन्होंने 10 साल काम नहीं किया, उनका तजुर्बा नहीं था। वो जब इन्होंने उनको लेके आए और उन्हें पोस्टिंग्स दी कि जी आएँ आप आके काम करें, तो वो डिलीवर नहीं कर सके। उसके बाद इन्होंने टीम चेंज करने का जब इन्हें ख्याल आया, इन्होंने टीम चेंज की। उसके बाद इनकी अपनी हुकूमत के थोड़ा अरसा रह गया था और उसके बाद ये सियासी अदम इस्तेहकाम आया। टीम तो कोई मजबूत रही नहीं शायद, इनकी टीम हमेशा फिर अनसर्टेनिटी थी कि एक बंदे को लगाते हैं तो 2-2.5 महीने के बाद जो है उसको हटा देते हैं और नए आने वाले को पता नहीं कि उसका टन्योर जो है वो सिक्योर है या नहीं। तो रिकॉर्ड किए गए हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, देख लें, और इसी जो बार बार मतवाता है तबादले हुए, बहुत सारे काम भी इससे डिस्टर्ब हुए हैं। ब्रेक का आयशा कह रही है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर अगली खबर की तरफ आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जी। अब कुछ शहर में जराइम की संगीन होती सूरत हाल की बात कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैं टिकट्स कुछ ही देर पहले देख रही थी कि जी डाकू चोर भी जो है वो अपनी ईदी बनाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन अवाम के मुहाफिज, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार कहाँ हैं? सवाल ये पैदा होता है। संगीन जराइम में 81% मुल्ज़िमान के आज़ाद होने का इंकशाफ हुआ है और ये भी कोई चीज़ नई नहीं है, बहुत अरसे से हम ये चीज़ें आपसे डिस्कस भी करें। साई साहब क्या कहेंगे? जी ना, हम रोज़ देखते हैं कि पुलिस ने बहुत सारे लोगों को पकड़ते हैं, फिर उसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन उसमें देखने वाली चीज़ ये होती है कि वो कोई आप 1 व्हीलर पकड़ लिया, कोई असले की नुमाइश वाला पकड़ लिया, कोई पतंगबाज पकड़ लिया और उसको बड़ा फिर आप प्रोमिनेंट करते हैं ये हमने बड़ा काम कर दिया। असल काम तो ये है कि जो इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं, जो संगीन जुराइम के मुल्ज़िमान हैं, आईजी पंजाब जब भी क्राइम मीटिंग करते हैं तो वो एक कैटेगरी के इश्तिहारियों पर फोकस करते हैं ना कि संगीन जराइम के मुल्ज़िमान की हम बातें करें, केसेस को निपटाया नहीं जाता, फाइलों की हद तक लिंगर ऑन किया जाता है और आप जो बंदा जिसने ये जुर्म किया उस तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे केसेस में अगर पहुंच गए हैं तो सज़ा दिलवाने तक का अमल जो है उसमें इतना गैप आ जाता है
इन सब चीज़ों को कैसे ठीक? ये पिछले दिनों ना एक तफ्तीशियों का इन्होंने अपने टेस्ट किया, 14,000 के करीबी इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं जो पंजाब में काम कर रहे हैं, और उसमें से सिर्फ 13 बंदे थे जो ए कैटेगरी में आए। 14,000 में सिर्फ 13 बंदे। तो इसमें आपका जो सारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो एक्सपोज हो गया कि किस तरह ये काम कर रहे हैं और किस तरह तफ्तीश हो रही है। अभी भी मैं एक खबर देख रहा था कि उसमें जो इनके एक्विटल के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो पनिशमेंट्स हो रही हैं तो वो मामूली केसेस में हो रही हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेन केसेस हैं उसके मुल्ज़मान या तो पकड़े नहीं जाते, अगर पकड़े जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती कि मुल्ज़मान को सज़ाएँ मिल सकें, और वो मुल्ज़मान और वो मुजरमान जो चाहते हैं कि वो जेल के अंदर रहें वो जानबूझ के इस तरह की चीज़ें देते हैं प्रॉपर नहीं होती और अंदर बैठ के कार्टेल बनाते हैं और बाहर सारे वो काम करवा रहे होते हैं। तो इसके लिए पुलिस को किसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, मुझे सिर्फ ये बात बता दें। देखें ना, पुलिस का ये काम है कि इन चीज़ों को टैकल करे। आप देखें दिन में शहर में क्राइम जो है वो 65% बढ़ गया है, और पिछले 3 साल का कंपैरिजन मैं उस दिन देख रहा था, पंजाब भर में 37% जो क्राइम है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर अफसरान से बात करें तो वो कहते हैं कि FIR रेट जो है वो बढ़ गया है। तो भाई ये कौन सा एहसान करते हैं, जो शहरी के साथ वारदात होती है वो थाने में दरख्वास्त देता है, FIR होनी चाहिए, उसका कानूनी हक है। तो अगर आप नहीं दे रहे तो आप ये सबसे पहले उससे ज्यादती कर रहे हैं। पहले तो बहुत सारे केसेस थे जो ऐसे ही चले जाते थे जिनकी FIR नहीं दर्ज होती थी। अभी भी मैं आबिद चोई साहब मेरे साथ कल बात कर रहे थे, लड़ाई झगड़े की FIR है, मेडिकल आ चुका है, लेकिन थाना मुगलपुरा में पिछले 7 दिन से उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। तो अंदाज़ा करें ना लोगों को किस तरह से परेशान किया जाता है। ये नाकिस तफ्तीशी निज़ाम इसका जिम्मेदार है रिजवान साहब? देखें, पहले तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनकी ट्रेनिंग नहीं है। वो डंग टपाऊ पॉलिसी के तहत अगर कोई थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता है तो उसको बिठा देते हैं, और लोगों को इन्वेस्टिगेट करना नहीं आता। उसके बाद ये करते क्या हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इन्होंने फ़ाइल बंद करनी होती है तो इन्हें अगर उस इलाके का कोई एक आधा मुलज़म या कोई नशई पकड़ा जाता है तो 10 फाइलें उसके ऊपर ही बंद कर देते हैं, उस पर डाल देते हैं कि जी इसने ये वाली स्नैचिंग भी की थी और डकैती भी की थी। इसमें ना बड़ी मज़े की बात है, पुलिस वाले बताते हैं कि जब कोई बंदा पकड़ लिया, फ़र्ज़ करें डकैती का या कोई चोरी का पकड़ लिया, तो उस इलाके में जितनी चोरियां या डकैतियाँ होती हैं सारी उस पर डाल दी जाती है। तो फिर जब असल बंदा पकड़ा जाता है उनके पास वो केस हो उस पर डाल के उसके बाद करते क्या है, उसको लॉकअप में बंद किया। जो इफेक्टिव हैं, जो मुतासिरीन हैं जिनके घरों में चोरी हुई है या स्नैचिंग की वारदात हुई है, उसको बुलाते हैं शनाख्त परेड के लिए। उसको कहते हैं ज़रा पहचान लें, पहचान लें। सही है। लोगों के पास मेजॉरिटी प्लेसेस पे अभी भी CCTV कैमराज नहीं हैं। उन्हें कहते हैं कि जी ये बंदा था, ये तो नशई है, इसके पास से हमने पकड़ लिया लेकिन रिकवरी कोई नहीं होनी। अच्छा जी, ये तो मामला ऐसे रहने वाला है क्योंकि ये बहुत देर से ऐसे चल रहा है, इसको कोई ठीक करने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे आवे का आवा बिक रहा है। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया, साई साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा, उसके बाद शो में हाजिर होते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आप सभी लोग चाहते हैं कि जी सहरी अफ्तारी में कुछ मज़े मज़े के खाने होने चाहिए, कुछ डिफरेंट डिशेज़ होनी चाहिए, डिफरेंट के साथ साथ खाने क्वालिटी में बहुत सारे अच्छे होने चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे फ्लैटिस होटल में ईद स्पेशल क्या होने जा रहा है, इसके साथ साथ सहरी और अफ्तारी में स्पेशल क्या है, क्या क्या डील्स आजकल चल रही हैं। कंपैरेटिवली मैंने देखा जी इनके तो रेट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और फिर जब हम बात करते हैं फ्लैटिस होटल की तो इसका मयार आप सभी लोग जानते भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तारीख़ में शहर लाहौर में एक बड़ा नाम है। और जब भी हम फ्लैटिस होटल का नाम लेते हैं तो चाहे बात की जाए एनवायरनमेंट की, चाहे बात की जाए मेन्यू की, चाहे बात की जाए फूड क्वालिटी की, इस पर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। हमारे साथ डायरेक्टर ऑपरेशन इरशाद भी अंजुम साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने इतना कुछ बोला है ना, सबका क्रेडिट जाता है आपको कि इतने ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ें आप मैनेज कर रही हैं। मुझे पहले बताएं इतने बड़े सिस्टम को चला कैसे? आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट, आई वांट टू गिव द क्रेडिट टू माय टीम। The team is the one who make you successful. Exactly. And the by grace of Almighty Allah, we are totally sold out. क्योंकि हमने 2 पैकेज रखे हुए हैं अपना अफ्तार के। अफ्तार only mean high tea. अच्छा। That cost we charge about 1199 रुपये चार्ज करते हैं। ये तो बिल्कुल बट बहुत लेविश किस्म का मतलब अफ्तार होता है, जस्ट लाइक हाई टी, लेकिन कुछ आइटम में हम और ऐड कर देते हैं। साथ में अफ्तार कम डिनर वो भी हम चार्ज करते हैं
1999, ये कोई रेट नहीं है, वो रेट है कि यू कैन अफोर्ड इजीली। बिल्कुल। तो मैंने देखा कई होटल्स हैं, रमज़ान का महीना है, उन्होंने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। रमज़ान का महीना है, प्राइसेस कम होने चाहिए ताकि हर आदमी अपनी फैमिली को लेके जाए और वो एंजॉय करे फूड के साथ। अब क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये नहीं कि हमारा रेट कम है और हम डिशें कम दे, नो। लेविश मतलब हमारे बफे होता है, हाई टी में हमारे कोई 20 से 25 आइटम्स होती हैं। ऐसे आप चले जाएं अपना अफ्तार कम डिनर में, पहले लोग अफ्तार करते हैं, अफ्तार के बाद नमाज के लिए चल जाते हैं, उसके फिर हम तैयारी करते हैं, डिनर की तैयारी करते हैं। और माशाल्लाह अफ्तार में भी हमारे 20-25 डिशेस होती हैं। लोग नमाज़ पढ़ के जब वापस आते हैं तो उसके बाद भी कुछ हमारी 18 से 20 डिशेस होती हैं। लोग खूब एंजॉय करके जाते हैं। फिर हल्का सा हमने वो कवाली का बंदोबस्त भी किया हुआ था कि लोग खाने एनवायरनमेंट भी जो है एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है ताकि लोग बोर ना हो, आपस में गपशप भी लगाएं और कवाली वगैरह भी सुने। और माशाल्लाह वी हैव सोल्ड आउट। और बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी अफ्तार पार्टीज़ कर रही हैं, लाइक बैंक्स वगैरह हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, अपने टॉप क्लाइंट को या अपने स्टाफ को इनवाइट कर रहे हैं वहाँ अपना अफ्तार वगैरह के ऊपर। इतना ज़बरदस्त अगर सिस्टम है और सहरी और अफ्तारी की इतनी ज़बरदस्त और रीज़नेबल डील्स हैं तो क्यों नहीं। लोगों का फीडबैक कैसा है? फीडबैक लोगों का बहुत अच्छा है। जो लोग ज़्यादा चीज़ें पसंद कर रहे हैं कि हमने इवन ड्राइवरों का भी बंदोबस्त किया है फ्री ऑफ कास्ट। जो लोग आते हैं बागा बागी अंदर चले जाते हैं, बट वी केयर द ड्राइवर्स, ड्राइवरों को हम कम्प्लीमेंट्री अफ्तारी देते हैं। वी डोंट वांट कि वो गेस्ट अंदर खाना खा रहे हो बेचारे भूखे खड़े हैं। ग्रेट। कुछ स्पेशल है रमज़ान में आपका जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है सहरी और अफ्तारी की डील्स में? अफ्तारी के लिए हमने थोड़े से लाइव काउंटर लगाए हुए हैं, लाइक अपना यू कैन से पास्ता काउंटर, टकाटन, बारबेक्यू, लाइव बारबेक्यू, इस किस्म चीज़ें लगाई हुई हैं, पूड़ी हलवा वगैरह लगाई हुई हैं। लोग पसंद करते हैं ताज़ी चीज़ उनके सामने बने, हाँ बिल्कुल गर्म, बिल्कुल फ्रेश। तो हम काफ़ी चीज़ें मैं फ्रेश लगाई हुई हैं, बहुत बड़ी डेजर्ट बार लगाई हुई है, जलेबी वगैरह लाइव बना रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं। तो बड़ा एक ये समझे कि बड़ा अच्छा एक लाइक फेस्टिवल हो रहा है, इसमें समा होता है। और एग्जैक्टली जब इतने सारे खाने हो, लोगों का इतना सारा रश हो, तो वो आपको फेस्टिवल ही लग रहा होता है। ऑलमोस्ट डिशेस कितनी है इसमें? डिशेस जो हमारी अफ्तार ओनली है उसमें कुछ 25 डिशेज है हमारी, ठीक है। अब आ जाए अफ्तार कम डिनर, 25 डिशों के बाद फिर हमारा डिनर स्टार्ट हो जाता है, उसमें भी हमारी 22 से 25 डिशेज है। मतलब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं क्वालिटी पे। अगर ये नहीं कि रेट हमारे कम है कंपेयर टू अदर होटल्स, नो। खा कैसे लेंगे लोग एक साथ? लोग खाते, लोग एंजॉय करते हैं, लोग आते हैं एंजॉय करते हैं, समझे ना आप। थोड़ा खाना लेते हैं, सारा दिन को भूख लगी होती है और मतलब वो पैसे पूरे करके जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, सहरी में स्पेशल क्या है? सहरी भी हमारी स्पेशल, हमारा सुबह इन द मॉर्निंग 3 से लेके सुबह 4:30 बजे तक हमारी सहरी लगती है। कुछ तो लोग हमारे होटल में ठहरे होते हैं, वो सहरी वगैरह करते हैं। और साथ साथ लोग बाहर से काफ़ी सहरी वगैरह करने आते हैं, उनके लिए भी हमने स्पेशल लाइव काउंटर वगैरह लगाए होते हैं। पराठे बन रहे होते हैं, आमलेट बन रहे होते हैं उनके लिए, सवैयाँ वगैरह, और काफ़ी बड़ा लेविश मेन्यू होता है। फ्रूट सलाद, फ्रेश जूसेस, इस किस्म की चीज़ें उनके लिए होती हैं। पूड़ी हलवा, चना आलू, आमलेट, काफ़ी लेविश मेन्यू होता है। मतलब इसमें हमको कीमत। और सहरी के रेट्स क्या हैं? सहरी के 899 रेट है। 899। और 899 रुपीज़ में अगर आप इतने ज़बरदस्त खाने खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मेन्यू में बता दी शादी अंजुम साहब ने, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को जाना चाहिए। साथ साथ हमने रूम के रेट भी बड़े कम कर दिए हुए हैं। अच्छा। ताकि लोग एक्चुअली रमज़ान में लोग कम मूव करते हैं, हाँ। ठीक है ना, ट्रैवलिंग बड़ी कम करते हैं, लेकिन हम रेट भी हमने ऐसे रखे हुए हैं, हमारे होटल भी सोल्ड आउट जा रहा है। रेट 8000 फॉर सिंगल, 9000 फॉर डबल, रेट कम किए हुए ताकि हर बंदा आए। फ्लैटी का प्लस पॉइंट ये है कि हमारे रेट्स आर वेरी रिजनेबल एवरीवेयर। आप भावलपुर चले जाएँ, मुल्तान चले जाएँ, रेमजहाँ चले जाएँ, हमारे मरी में जो होटल आया है, जितने भी हमारे होटल्स हैं, मेरी ये ख्वाहिश होती है कि हर आदमी हमारे फैसिलिटी को एंजॉय करे। हमारे होटल 4 स्टार हैं, लेकिन फैसिलिटी 5 स्टार देते हैं, लेकिन जो रेट्स हमारे वो 3 to 4 स्टार लेवल के हैं। मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि गरीब क्या बड़ा क्या हर आदमी हमारे होटलों की फैसिलिटी को एंजॉय करे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा जी, फूड क्वालिटी पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी। वैसे तो इस पर बात करनी नहीं चाहिए, हमें पता है कि फ्लैटिस की फूड क्वालिटी कैसी है। आप फूड क्वालिटी को इंश्योर कैसे किया जाता है? देखिए, एक तो हमारे शेफ़ जो फॉरेन क्वालिफाइड है, ठीक है, ही कीपिंग आइज ओपन। फिर हमारे एक फीमेल लेडी है क्वालिटी कंट्रोलर, शी इज़ ऑलवेज ऑन द टोज, चेक कर रही होती है कि एक्सपायरी डेट की चीज़ तो नहीं पड़ी है, अकॉर्डिंग रेसिपी चीज़ें पक रही हैं या नहीं पक रही हैं। तो हमारा देखो लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज़ व्हाट रिटर्निंग गेस्ट। अच्छा खाना देंगे
अच्छी क्वालिटी देंगे, पीपल कम बैक। यही वजह कि पूरे पाकिस्तान की हर क्लिप्स के ऊपर फ्लैटी है। बट क्यों है? बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ फूड, गुड सर्विस एंड वेरी रीजनेबल रेट्स के साथ। इन्वायरमेंट, सफाई सुथराई, इस पे किस तरह से? हमारी इन्वायरमेंट बड़ी अच्छी है, मतलब सफाई की इन्वायरमेंट अच्छी है। हमारा हाउस कीपर है, इज़ आल्सो फॉरेन क्वालिफाइड है। पूरी मतलब एक कमरे की क्या इन्वायरमेंट है, लॉबी क्या इन्वायरमेंट है। क्योंकि 5 स्टार होटल में जाए ना तो आपकी जो लॉबी है ना शुड लुक लाइक दुल्हन ऑल द टाइम। तो हमेशा हमारी लॉबी जाके देखें चमकती होगी, रेस्टोरेंट चमक रहे होंगे। और हमारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं हर 3-4 साल के बाद उनकी अपॉर्चुनिटी चेंज करते रहते हैं ताकि आपको हर 2-3 का नई लुक आए। तो हमारी पूरी ख्वाहिश होती है कि नीट एंड क्लीन नैपकिन कस्टमर के आगे है, नीट क्लीन टेबल क्लॉथ हो, साफ़ सुथरी प्लेट और हो। एक्चुअली लोग जाना भी इसी जगह पे चाहते हैं जहाँ पर सब कुछ चीज़ें जो है परफेक्ट लगे। अगर आप पे कर रहे हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आपको इन्वायरमेंट भी अच्छा मिले, खाना भी अच्छा मिले। अब कुछ लोग देसी फूड पसंद करते हैं, कुछ लोग चाइनीज़ पसंद करते हैं, तो ये डिशेस मिली जुली हैं। हमारी जो मेन्यूज़ हैं उसमें पाकिस्तानी भी होगा, कॉन्टिनेंटल भी होगा, चाइनीज़ भी होगा। ठीक है। क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है दे लव टू हैव ए कॉन्टिनेंटल फूड। उनके लिए हमने पास्ता वगैरह लगाया होता है, ग्रिल्ड फिश वगैरह लगाई होती है। जो हमारे देश किस्म लोग हैं उनके लिए कुन्ना भी लगाया होता है, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, पूड़ी हलवा ये वो लगाई होती है। हमारे पास हर वैरायटीज़ है। अगर पाकिस्तानी खाना है बफे के ऊपर हर वैरायटी का खाना लगा होता है। तो यू हैव ए चॉइस, यू कैन हैव पाकिस्तानी फूड, यू कैन हैव चाइनीज़ फूड, यू कैन हैव कॉन्टिनेंटल फूड। ऑप्शंस इतनी ज़्यादा है, आपके पास चॉइस होती है। ईद स्पेशल क्या करते हैं आप? ईद स्पेशल के देखें बात यह है कि ईद के दिन मैं सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद आई गो टू मेरी वालदा मोहतरमा की मैं कब्र पे जाऊँगा, दुआ करूँगा। उसके बाद आई गो टू द होटल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा होटल ये ना समझे GM साहब घर बैठे हुए हैं, हम अकेले काम कर रहे हैं। तो होटल में हम केक कटिंग सेरेमनी वहाँ करते हैं, केक वगैरह काटेंगे, फिर स्टाफ होगा वो सिंगे का प्रोग्राम बनाया होता है, फिर बच्चे वगैरह आते हैं, हम उनको ईदी शीदी वगैरह देते हैं। तो हम सेलिब्रेट करते हैं ईद स्टाफ के साथ, ताकि स्टाफ ये बहुत गुड जेस्चर जाता है कि आप अपने स्टाफ को साथ लेके चल रहे हैं। स्टाफ का मोरल अपन हाई करना होता है। मेरा की ऑफ सक्सेस ये आई टेक केयर माई स्टाफ, दैट्स द की ऑफ सक्सेस। अगर स्टाफ हमारा खुश है तो नेचुरली हमारा कस्टमर भी खुश होगा, अगर कस्टमर हमारा खुश है नेचुरली हमारे ओनर भी खुश होंगे। तो वी हैव टेक द स्टाफ फर्स्ट। और आपके पास तो स्टाफ भी एक बहुत बड़ी तादाद में होगा। हाँ, स्टाफ माशाल्लाह हमारा 300 का स्टाफ है। हमारा बहुत बैंक्वेट हॉल हमारा बहुत बड़ा है ना, बैंक्वेट फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है। फिर मीटिंग रूम्स हैं, रूम तो हमारे कम है लेकिन ज़्यादा हमारा फूड एंड बेवरेज का बिजनेस बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से इतने बड़े स्टाफ को साथ लेके चलना, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ईद के स्पेशल दिन कुछ लंच, हाई टी, बुफे क्या हम लंच के दिन हम स्पेशल हमने उस दिन रखा हुआ है अपना ब्रंच रखा हुआ है, अपना ईद ब्रंच रखा हुआ है। नेक्स्ट डे टरू है, मुर्ग। 3 दिन हमें बड़ा लेविश किस्म का हमने लंच लगाया हुआ है। ईद पे रेट्स ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे? नॉर्मली हम देखते हैं ईद पे रेट्स बढ़ा भी दिए जाते हैं। नो, वी डोंट इंक्रीज द रेट। ये हमारे एक प्लस पॉइंट है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वी डोंट इंक्रीज द रेट। हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी होटल्स है, रमज़ान का महीना आया है, रेट 2000 तक 4000 कर दिया। दिस इज़ बैड। मतलब किसी कंट्री में चल जाए क्रिसमस के मौके के ऊपर हर आदमी सेल लगाता है, 20% सेल, 30% सेल। हमारा उल्टी हिसाब है। बट फ्लैटी जो हमारा होटल है, नो, हम रेट बिल्कुल रिजनेबल रखते हैं ताकि हर आदमी हमारे रेट को अफोर्ड कर सके इजीली। अच्छा जी, रमज़ान का भी बता दिया स्पेशल क्या चल रहा है, ईद स्पेशल क्या चल रहा है, टाइमिंग्स वगैरह के हवाले से अपडेट करते जाते हैं लोगों को, या जिन लोगों ने आना होता है कोई हेल्पलाइन जहाँ पे कॉल करके तमाम चीज़ें डिटेल्स? हाँ जी, हमारा स्पेशल रिजर्वेशन का स्टाफ है, वो इनको गाय बगाए बताता रहता है। फिर हमारे बुकिंग आते हैं, booking.com से हमारी बुकिंग वगैरह काफ़ी आती रहती है। और हमारा स्टाफ बहुत एफिशिएंट है कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बताते रहते हैं क्या हमारे हाई टी का रेट क्या जा रहा है, ईद स्पेशल क्या जा रहा है। हम लोगों को आगाही करते रहते हैं ताकि उनको पता चले कि व्हाट्स हैपनिंग इन फ्लैटीज होटल। संडे ब्रंच में स्पेशल क्या है? संडे ब्रंच में हमारे ज़्यादा उसमें लाइव काउंटर होते हैं, लोग बड़े ख़ास मूड में आते हैं। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग रेस्टोरेंट 12:30 हम 11:30 भी रेस्टोरेंट खोलते हैं ताकि लोगों का वो नाश्ता भी हो जाए और लंच भी हो जाए। ये लाइव काउंटर वाला रुझान जब से आया ना, तब से लोग, हमने ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ें पसंद भी करने लगे हैं क्योंकि सामने बन रही होती हैं, क्वालिटी भी आपके क्वालिटी आपको पास्ता मरीनरा चाहिए, पास्ता अल्फ्रेडो चाहिए, बिल्कुल ताज़ा आपके सामने बन रहा होता है। ऐसे लाइव काउंटर लगे हुए हैं, अपना फिश फ्रेश बन रही होती है, ऐसे पूरी हलवा ज़्यादा फ्रेश बन रहा होता है। अट्रैक्शन भी आपको लगती है, खुशबू भी नज़र आ रही होती है, आपके सामने चीज़ें बन रही होती हैं, वो आपको अच्छी भी महसूस होती हैं। कायद-ए-आज़म स्वीट के बारे में मैं जानना चाहूँ। कायद-ए-आज़म स्वीट तो माशाल्लाह एवरी अदर डे सोल्ड आउट। और आजकल हालांकि अपना रमज़ान का महीना है तो मेरे ख्याल में
एवरी अदर डे हमारे कादिम स्वीट पर सोल्ड आउट। अभी हमने ज़्यादा उसको ज़्यादा और कादिम स्वीट को हमने ज़रा उसका फर्नीचर वगैरह हमने चेंज किया है, अपहोल्स्ट्री वगैरह की है ताकि हम डिफरेंट लुक दें। तो हम हर साल 2 साल के बाद वो अपहोल्स्ट्री वगैरह चेंज करते हैं हम। तो अब हमने ज़्यादा उसको ठीक ठाक किया क्योंकि हमारा एवरी द डे वी आर सोल्ड आउट। अच्छा, आप उसको चेंजेस लेकर आते रहते हैं या बेसिक वही रहता है, माइनर सी चेंजेस होती है? माइनर सी चेंजेस होती है। मेरा मतलब है कि अपहोल्स्ट्री चेंज कर दी, कपड़ा वगैरह उसका चेंज कर दिया ताकि लोग को नई लुक आए। कारपेट वगैरह पड़े हैं, उस कारपेट वगैरह चेंज कर दिया, एक पेंटिंग चेंज कर दी ताकि लोग आए, जब भी आए उनको डिफरेंट लुक नजर आए उस रूम में से। बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन होती है यार कादिम स्वीट में जा रहे हैं, उस कादिम साहब की तस्वीर वहाँ होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा इरशाद बिन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इतनी सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं आप, इतना बड़ा सिस्टम लेके चल रहे हैं, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइएगा, किस तरह मैनेज करते हैं सब चीज़ें? ये सबसे बड़ा मेरा वीक पॉइंट है बिकॉज फैमिली के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। जब मैं बाज़ का मेरी इतनी चिड़चिड़ी से बात को आदत बन गई, मैं जब घर जाता हूँ तो मेरी बेटी को बात करते, मैं बड़ा जल्दी जल्दी बात करो। मेरी बेटी को पापा यू आर नॉट GM एट होम, यू आर माई डैडी, आराम से बात करें। तो होटल इज़ वेरी टफ जॉब, इट्स नॉट दैट ईजी टू रन द होटल। तो देखा मालकान भी बड़े रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, हम भी बड़े रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो स्टाफ से काम लेना इतना आसान काम नहीं होता। काम नहीं है। तो ये मेरा एक वीक पॉइंट है कि आई कांट गिव मोर टाइम टू माय फैमिली, आई शुड गिव इट। लाइक मैं PC लाहौर का GM था, तो 8:30 में नीचे आता था अपने कमरे से, मेरे बच्चे स्कूल चले गए होते थे, जब मैं 10:30 ऊपर जाता बच्चे सो रहे होते थे। आई यूज्ड टू माय किड्स, आई यूज्ड टू मीट देम ओनली ऑन संडे। टू लिव इन द होटल आई कांट मीट माय किड्स। मुझे क्रेज़ है कस्टमर का, तो कस्टमर शुड लिव हैप्पीली फ्रॉम द होटल बिकॉज कस्टमर इज द वन हु इज पेइंग आवर सैलरी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कस्टमर जो भी आया हुआ है वो सेटिस्फैक्टरी जाए हमारे होटल से। कुछ कामयाबी के राज बताइएगा। कामयाबी का यही है कि देयर इज अ वर्ड, स्टे नॉट स्ट्रगल नॉट डेवलप, कभी कोशिश रह नहीं जाती। और एज आई सेड लास्ट टाइम टू यू दैट आई स्टार्टेड माय प्रोफेशन फ्रॉम स्क्रैच बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह। नो आई एम द डायरेक्टर ऑपरेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव। इसके पीछे बड़ा हार्ड वर्क है, सेक्रीफाइस, कमिटमेंट, हार्ड वर्क। यानी चंद दिनों में कुछ नहीं हो जाता, इसके लिए आपको मुसलसल एक लंबे अरसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर आप किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि हमने फ्लैटिस होटल के खाने की भी बात कर ली, हमने फ्लैटिस होटल में रमज़ान पैकेजेस की भी बात कर ली, ईद की भी बात कर ली, अपकमिंग जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं आप वो बताते रहते हैं दूसरे शहरों में जो फ्लैटिस को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब हमारा इंशाअल्लाह ताला बहावलपुर में होटल आ रहा है, इंशाअल्लाह वो अक्टूबर में खुल जाएगा। मरी में भी हमारा फ्लैटी ग्रैंड आ गया है, वो ऑलरेडी खुल चुका है। 170 रूम की प्रॉपर्टी है, 2 मीटिंग रूम्स है, एक बैंक्वेट हॉल है। एक हमारा होटल अयूबिया में आ रहा है, इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस नवंबर खुल जाएगा, 150 रूम की प्रॉपर्टी खुल जाएगी। अभी हमने साइन किया है, माल्टाउन में साइन किया है फ्लैटी ग्रैंड। अभी ही हम साइन करने लगे नारान में 150 कमरे का होटल, वो साइन करने लगे हैं। माशा मेरी ड्रीम थी कि विद इन ईयर हमारे 10 होटल हो जाएंगे, तो बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह मेरी माई ड्रीम कम ट्रू एंड वी गॉट 10 होटल्स इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे सामने आप एक मिसाल बैठे हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती, आप किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं। कुछ नौजवानों को मैसेज देना? मेरा नौजवानों को मैसेज है, एज होटलियर यू मस्ट ज्वाइन द होटल। होटल्स वेरी नीट एंड क्लीन जॉब है, और मैं यंग जनरेशन ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स। पेरेंट्स की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। मैं जहाँ भी हूँ ड्यू टू माई पेरेंट्स दुआ एंड हार्ड वर्क। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, माँ बाप की दुआएं जो हैं वो आपको आगे लेके जाती। थैंक यू सो मच इरशाद बिन साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने लेनी है एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी, जहाँ पर हम अक्सर बात करते रहते हैं कि आपको कुछ अच्छा करना चाहिए, आपको कुछ मुनफरिद करना चाहिए, आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको अलग बनाया, मुनफरिद बनाया, और अल्लाह ताला ने आपको कोई ना कोई सलाहियत दी है। अब उस सलाहियत का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको बुरे कार ला कर अच्छा आप किरदार मुआशरे में कैसे अदा कर सकते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो छुपी सलाहियतें जो हैं वो किस तरह से जान सकते हैं आप कि हर बंदे में कुछ स्पेशल होता है जो उसको दूसरे से मुनफरिद बनाता है, और ये स्पेशल चीज़ अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर रखी है। पता कैसे चलेगा कि आप मुनफरिद कैसे हैं, आप स्पेशल कैसे हैं? आप अगर सब में डिफरेंट हैं तो आपके अंदर कौन सी ऐसी सलाहियत है जो कि आपको बाकी लोगों से मुनफरिद बना रही है?
हमारे साथ फरहान जमील मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे और वो बताएंगे ये चीज़ें हम कैसे खोज लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फरहान थैंक यू सो मच। बहुत कुछ आप कर लेते होंगे लोगों से अलहदा, जो आपको लगता है कि सिर्फ अल्लाह ताला ने आप ही को नवाजा है। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं, हमारे कैमरामैन भाई हैं, मतलब जो काम ये कर लेते हैं हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो टैलेंट इनके हाथ में है हमारे हाथ में नहीं है, हर कोई डिफरेंट है। तो पता कैसे चल सकता है? कुछ लोग बड़े वो हो जाते हैं ना मायूस से कि अच्छा वो इतना अच्छा काम कर लेता है मैं नहीं कर सकता, और वो मायूसी फिर उनकी पूरी ज़िंदगी पे रह जाती है। इसके दो पहलू हैं। सबसे पहला ये है कि आपने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया, आपने चीज़ों को जाकर उनको देखा नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें जिनमें आपका दिल नहीं लगता। जैसे कहा जाता है कि एक अच्छा फ़ैसला कैसे किया जा सकता है, एक अच्छा फ़ैसला किया जा सकता है तजर्बात से। तजर्बात कैसे आते हैं? बुरे फैसलों से। सेम एज अगर आप ये देखना चाहते हैं आप किस चीज़ में अच्छे हैं, तो फिर आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस आता है एक्सपेरिमेंट से। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करके देख लें। दूसरा पहलू भी यही है कि आप उसमें देखेंगे किस चीज़ में आपकी इंट्यूशन है, किस में आपका दिल कहता है कि यार ये वो चीज़ है जो मुझे टाइम की एक टाइम फ्रेम से हमारे बाहर ले जाती है। नौजवानों का एक अलमी है ना कि जहाँ कहीं पे भी रिजल्ट्स उनके मुताबिक नहीं आए, जहाँ कहीं पे भी थोड़े से वो स्टैंडर्ड लो रह गया, वहाँ पे मायूस होकर वो रास्ता छोड़ देते हैं कि अच्छा हम नहीं ये कर देखें, सकते। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, ये दो चीज़ें हर सूरत रिक्वायर्ड हैं। यानी कोई भी आप काम कर लें, जब भी आप, जैसे ब्रूसली ने कहा था कि आपको 1 लाख चीज़ें नहीं करनी, आपको एक ही चीज़ को 1 लाख दफ़ा करना है, देन यू बिकम परफेक्ट। तो आपको कोई भी चीज़ देख लें, लोग अगर जिम जाते हैं, जिम में जाके ये नहीं कि आपने डिफरेंट गेम्स लगा ली तो आपके जनाब यू विल बिकम अ बॉडी बिल्डर, इट वोंट हैपन। आपको क्या करना है? सेम एक्सरसाइज यू हैव टू रिपीट दैट, यू हैव टू कीप डूइंग दैट। जस्ट लाइक आप शो कर रहे हैं, आप हर रोज आ रहे हैं एंड यू आर बिकमिंग बेटर। दे आर परफॉर्मिंग देयर वर्क एवरी डे, तो उनको टूल के बारे में पता चलता जा रहा है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप अच्छे हैं या अच्छा होना चाहते हैं, एक ही काम है जो आपने करना है, और वो है कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं, कंसिस्टेंसी कहते हैं कि कोई भी काम जिसको आप रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। परसिस्टेंसी कहते हैं कि आप रेगुलर तो कर रहे हैं लेकिन आपके आगे मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन आप उनको भी फेस कर रहे हैं, और उनको फेस करके तब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है परसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है ज़्यादा आज को बेटू कर। ठीक है फरहान, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अपनी सलाहियतों की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स फरहान चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, हालांकि वो एक बहुत अच्छा पेंटर भी हो सकता है। आर्ट्स पढ़ना या फिर कुछ ऐसे काम करना जो कि आपको लगता है कि अच्छा जी आपके बच्चे को कोई लाइक नहीं किएगा अगर वो डॉक्टर ना बना, पायलट ना बना, क्यों हमारे ये माइंड सेट है? हम अपने बच्चों को फ्री हैंड क्यों नहीं देते कि वो जो करना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो जाएं? एक्सपोजर की कमी है। देखें, अब ये तो आपको पता चल गया कि आज के दौर के अंदर लोग यूट्यूब चैनल बना के दे आर अर्निंग अ लॉट, और टिकटॉक के थ्रू बेइंतहा कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो पुराने पैटर्न्स बाकी नहीं रह गए, उसके अलावा और बहुत सारे नए किसी का बच्चा डॉक्टर होके भी इतने पैसे नहीं कमा रहा होगा जितने आजकल टिकटॉकर। होता क्या है कि जब आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्या हो गया कि ये एक ऐसी फील्ड होगी जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो एक ट्रेडिशनल पैटर्न हो गया। लेकिन जब आप कुछ नया करते हैं ना, उस नई फील्ड में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वो यूट्यूबर्स देखें जो आज बड़े सक्सेसफुल हैं, दे स्टार्टेड एट द टाइम व्हेन नोबडी वाज डूइंग इट। उस वक्त कोई कर नहीं रहा था, उन्होंने शुरू कर लिया तो मार्केट खाली थी और वो सब चीज़ें ऊपर चली गई। इवन कि अगर आप बात करें, फॉर एग्जांपल, अगर लोग जिन्होंने बिटकॉइन पे इन्वेस्ट किया, जिन्होंने बड़े शुरू के लेवल पे इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने दे हैव सीन दैट कि उनका पैसा एकदम बूस्ट अप कर गया। अब दोबारा रश लग गया वहाँ पे। अब क्या होगा कि वो एक लेवल मेंटेन होता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप कोई नई चीज़ करते हैं तो उस वक्त आपके पास एक ग्राउंड बहुत बड़ा खाली मौजूद होता है। तो पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि जो काम हमने देखे, जो हमारे वक्त में बड़े सक्सेसफुल थे, वो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू को लूज़ करते जा रहे हैं। एक वक्त में आपके पास MBA की बहुत वैल्यू थी, एक वक्त में मैथ्स कॉम की बहुत वैल्यू थी। वो सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो अब गलत हो गए, लेकिन हुआ क्या कि अब नई चीज़ों ने उनको अडॉप्ट कर लिया। तो नई चीज़ें, नए रवैये, नई फील्ड्स मार्केट में आती रहेंगी। तो हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्टेबिलिटी रखनी चाहिए कि अगर एक छोटा बच्चा कोई ऐसा काम कर रहा है जो हमारे दौर में इतना कॉमन नहीं था, आज के लिए नया है, तो हो सकता है वो उस फील्ड का मास्टर बन जाए। तो हमें सिर्फ थोड़ा सा सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए। हमारे क्रिकेटर्स की कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है स्पोर्ट्स में जाए, क्योंकि आपको आगे पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग इन क्रिकेटर्स की जिंदगी से इंप्रेस होके कुछ करना चाहते हैं। अब तो हमारे पास पॉलिटिक्स में भी एग्जांपल है ना, पीपल वांट टू बी लाइक इमरान खान। बड़ी एग्जांपल है वाकई
लेकिन इसके लिए आपको डिलीवर भी करना पड़ता है ना? जी, डिलीवर करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, आपको उस फील्ड का मास्टर बनना पड़ता है, आपको अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, उसमें बेस्ट आपको खुद होना है। आई मीन कोई आकर तो आपको बेस्ट नहीं कर जाएगा। हल इसका क्या है? क्या बच्चे को बिल्कुल फ्री हैंड दे दें और उसको कह दें कि आप जो करना चाह रहे हैं करें और फिर देखें वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप उसको जो फील्ड वो सेलेक्ट करता है उस फील्ड में सबसे पहले उसको एक्सेप्टेबिलिटी दिखाएं। फॉर एग्जांपल, अगर वो क्रिकेट में जाना चाह रहा है, फिर आप बड़े हैं, आपने दुनिया को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा है, अपने एक्सपीरियंस को उसकी फील्ड पे अप्लाई करें। आप उसको बताएं कि किस तरह से वो बेहतर हो सकता है, क्या वो चीज़ें कर सकता है उस तरीके के अंदर, फिर क्या सही है जो रास्ता अडॉप्ट कर सकता है और क्या गलत है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि वो फील्ड सेलेक्ट कर ले लेकिन मॉरली इतना स्टेबल नहीं है कि आइडेंटिफाई कर सके कि मुझे किस तरह से काम करना है, तो वो किसी गलत रास्ते की तरफ ना जाए या शॉर्टकट की तरफ ना जाए, एक प्रॉपर अपने परफेक्शन के रास्ते पे हो, इसमें आप उसको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। यानी गाइड करके आपको फिर उससे अपडेट भी लेते रहना है कि वो क्या कर रहा है, उसको रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, ताकि आप अगर लूप में जितना अपने बच्चे के करीब रहेंगे, जितना उससे चीज़ें पूछते रहेंगे, उतना आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। और खुदारा अपने बच्चों को जो वो करना चाहते हैं वो करने दें। आप किसी को देख के ये मत कहें कि फ़लाँ का बच्चा वो कर रहा है तो आपने भी वो करना है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज मैं ये देना चाहूँगा सबसे पहले बच्चों को कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करें, देखें कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो खुद ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे दूसरे लोग उनकी ज़िंदगी को लीड करते जाएंगे। और जब तक कोई दूसरा शख्स आपकी ज़िंदगी को लीड कर रहा है, वो आपको मशवरे दे रहा है, फैसले करवा रहा है आपसे, आप अभी तक स्टेबल नहीं हुए हैं और हो सकता है उन चीज़ों में आप परफेक्ट ना हो। इस दुनिया में जो भी इंसान कामयाब हुआ है उसको बाहर वालों ने नहीं बताया कि तुम ये करो, उसको यहाँ से आवाज़ आई है कि मुझे ये करना चाहिए। इवन जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस, तो इमरान खान को किसी ने नहीं कहा कि यू बिकम द पॉलिटिशियन एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल, उसको यहाँ से पता चला। हर एक शख्स जिसने भी इस दुनिया में कोई भी नया काम किया, उसने जब जाके बड़ों से पूछा, मुआशरे से पूछा, सब ने रिजेक्ट किया, बट ही डिड व्हाट ही वांटेड टू डू और तभी वो जाके कामयाब हुआ। तो अपना रास्ता खुद एक्सप्लोर करें। ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। रहमान की तरफ हमने चलना है। आज के टिप हमें बता रहे हैं, तो आपके 30 दिन के तमाम रोज़ों की लिस्ट में आज की जो टिप है वो भी शामिल हो जाएगी। जी रहमान। मैं हूं रहमान अब्बास, आपका लाइफ कोच। आपकी खिदमत में हमारी टीम आपको मोटिवेट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी खिदमत में आती है, ताकि आपको मोटिवेट करे और आपको बताए कि खुद को फिट कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा और वर्कआउट के साथ अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक चीज़ को छोड़ के आप दूसरी चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या, हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वर्कआउट का टाइम नहीं है, जिम जाएंगे क्या, पैसे लगाने। नो, इसी चीज़ को ख़त्म कर दिए हमने इस प्रोग्राम में कि आप वर्कआउट करें जस्ट 5 to 10 मिनट रोज़ अपने लिए निकालें, क्योंकि सेहत है दौलत है, इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं है। और वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है और अपनों से जुड़े हैं, तो इस सेहत का ख्याल रखें, बहुत कीमती है। तो चलें, ये तो होगी बातें, अब वर्कआउट करते हैं। आज के वर्कआउट में हमने कैलोरीज बर्न करनी है। यस, शॉर्ट टाइम में एक्स्ट्रा कैलोरीज जो खाया पिया है उसको हमने बर्न करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वार्म अप करना है। वार्म अप का तो आपको पता होगा, क्योंकि इतने प्रोग्राम्स आपने डाउनलोड कर लिए, तो उसमें आपको वार्म अप का पता चल गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्ट्रेट सीजर क्रॉस आर्म, ओके, नाउ क्लॉकवाइज। ये थोड़ा स्पीड में बताऊंगा क्योंकि आपको पता है, लेकिन प्रोग्राम की नौयत के हिसाब से वार्म अप बताना ज़रूरी है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने करना है। फिर हाथों को ग्रिप करके राइट एंड लेफ्ट। इस पे इतने सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, आपके पास डाउनलोड भी हैं, और क्योंकि फीडबैक से पता चला कि आप कुछ उस पर अमल कर रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं, तो ये अच्छा है। फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, हमें डंबल्स चाहिए। अगर डंबल्स नहीं है तो वाटर बॉटल ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास डंबल हैं, कोई बात नहीं, ईजी अवेलेबल है। फर्स्ट ग्रिप करना है, सिंगल है, स्लो रेंज ऑफ मोशन में बताता हूँ। स्क्वाट्स डाउन, स्लो रेंज ऑफ मोशन। एक हाथ से आप नी पे सपोर्ट कर सकते हैं, हाथ डाउन, स्ट्रेट अप एंड आर्म्स अप। स्लो रेंज ऑफ मोशन, 1 2। हाथ डाउन जाना है तो बॉडी की पोजीशन भी डाउन जाएगी। 3 4 5। अब इसको रिदम से लेके आना है। 1 2 3 4 5। अब 5 में इस साइड से लगाऊंगा। नाउ स्विच, 1 2 3
4 5। ये पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है कैलोरीज बर्निंग के लिए, फुल बॉडी वर्कआउट। 15 रैप्स आपने लगाने, मीन्स के 15 ईच साइड। ये 15 राइट साइड कंप्लीट किया, लेफ्ट 15, ये नहीं कि 15 टोटल लगाए, वो उस हिसाब से बनेगा 7.5 नहीं, 30 रैप्स आपने करने हैं। 15 वन साइड, देन स्विच 15 अदर साइड। ये आपने करना है 3 सेट्स। शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज कैलोरीज बर्निंग के लिए। ओके, अब हमें डबल डंबल की ज़रूरत है। चेयर पोजीशन में डाउन, वो जैसे समटाइम एथलीट भी जो है ना उनको थोड़ी सी पनिशमेंट मिले तो डाउन पोजीशन में आपको होल्डिंग करना पड़ता है। मार्शल आर्ट में भी है ये, योगा में भी है। ओके, डाउन चेयर शेप में, स्लो रेंज ऑफ मोशन। नाउ होल्ड डंबल, राइट एंड लेफ्ट मूव। आपकी पोजीशन मूव ना हो, साइड एंगल से बता दो ताकि आपको अच्छे से पता चले। डाउन, यहां से आपने हिलना नहीं। नाउ 1 2 3 4, अब फ्रंट पोजीशन के डाउन 1 2 15 each side, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 15 each side, 10 मैंने लगा ली। 15 each side, 3 सेट्स आपने करने हैं और उसके बाद देखिए कि कैसी आपकी कैलोरीज बर्न होती है, क्योंकि खाया भी है तो उसको बर्न तो करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं, थर्ड एक्सरसाइज। इसमें 90 डिग्री बॉडी डाउन, फुट पोजीशन शोल्डर लेवल। फर्स्ट 45 डिग्री भी कर सके लेकिन प्रॉपरली 90 डिग्री है। फेस आपका स्ट्रेट और डाउन ना हो। आर्म्स सेम लाइक फ्लाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप साइड एंगल से भी बता दो ताकि प्रॉपरली आपको पता चले। ये ना हो कि सर हमें फ्रंट से प्रॉपरली एंगल का पता नहीं चला, लेकिन हर एंगल से आपको पता चले, परफेक्शन हो। क्योंकि ट्रेनिंग में परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिगनर हैं या एडवांस है। नाउ 1 2 3 4 5, 3 सेट 15 रैप्स। कैलोरीज देखे कितनी किस तरह बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि खाया पिया था, बर्न तो करना है। नाउ लास्ट एक्सरसाइज, सर्कल्स, आर्म्स, कोर स्ट्रेंथ वर्कआउट। स्ट्रेट पोजीशन, चेस्ट अप, कोर टाइट। नाउ सर्कल। ओके, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट एक्सरसाइजेज है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 एक्सरसाइजेज, 3 सेट, 30 सेकंड की ब्रेक, और फिर देखें बूम कैलोरीज कैसे बर्न होती, क्योंकि फैट जो है ना बाद में बीमारियों की जड़ बनता है। तो क्यों ना हम फैट को पहले से किल करना शुरू कर दें। तो चलें आज से ही स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया प्रोग्राम डाउनलोड करें, प्रॉपरली इसी तरह फॉलो करें, और मुझे फीडबैक लाजमी देना है। और अगर किसी इशू पे, किसी मसल पे ट्रेनिंग चाह रहे हो तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रहमान, आपने हमें आज की टिप बताई है जी। ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।